नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोगों ने पॉलिटी में लिया है। हम लोगों ने भाग 4 का तक खत्म कर लिया था, यानी मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य तक खत्म कर लिए थे। तो आज भाग हम पढ़ेंगे भाग 5। ठीक है, अब इसका विषय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा यदि क्लास अच्छी लगे तब। ठीक है, और जैसा कि ये क्लास अभी ऑल वनडे के लिए, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी है। यूपी एसआई हो या यूपी पुलिस हो या सुपर टेट हो या वीडियो री एग्ज़ाम हो या वीडियो आने वाला एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज हम भाग 5 पर। भाग 5, तो सबसे पहले कि इसका विषय क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो इसका विषय है संघ। क्या भैया? संघ एवं उसका प्रशासन। ठीक है, अब यदि बात करें इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग का अनुच्छेद तो पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने 51 का तक देखा था। तो यह आर्टिकल 52 से शुरू होता है और 151 तक इसके आर्टिकल हैं, यानी भाग 5 में 52 से 151 तक के आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाली बात है, ये है समझने के लिए कि थोड़ा समझते हैं इसमें कि जो भाग 5 है ना, भाग 5, ठीक है, तो इसके सब पार्ट यानी अध्याय बोले तो वो भी कितने हैं? 5। यदि भाग 6 पूछेगा तो उसके अध्याय भी कितने हैं? 6। ठीक है, तो यदि अध्याय जैसे बांटा गया, जैसे कि इसमें अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। ठीक है, तो जैसे बात करें अध्याय 1 की, तो उसमें क्या है? तो कार्यपालिका का उसमें वर्णन है, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यदि यहीं पे 2 की बात करें, अध्याय 2 की, तो उसके अंतर्गत व्यवस्थापिका की बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसमें आते हैं 79 से 122 तक। ठीक है, और इसी तरह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ भी आती हैं अध्याय 3 में, जो कि आर्टिकल 1 ही है उसका 123, जिसको कहते हैं हम लोग अध्यादेश जारी करना। ठीक है, और इसी तरह अध्याय 4 की बात करता है, तो अध्याय 4 के अंतर्गत क्या आता है कि संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जो कि 124 से 147 तक है। ठीक है, और अध्याय जो 5 है, अब बचे जाहिर सी बात है कि 151 तक थे, तो इसमें कितने आर्टिकल बचे? 3, यानी 148 से 151 तक। तो ये इसमें क्या है? तो महान न्याय मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक की बात करता है। कै का आपने नाम सुना होगा, CAG का, उसकी बात करता है। ठीक, उसके आर्टिकल की बात करता है। तो अब हम बात करते हैं अध्याय 1 पर, कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल कितने? 52 से 78 तक के बीच में। ठीक, और उनमें से भी सभी सबसे पहला पार्ट आता है राष्ट्रपति का, क्योंकि जो राष्ट्रपति है संघीय कार्यपालिका में, पहले राष्ट्रपति आएगा, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महान न्यायवादी करके ऐसे करके आएंगे, क्रम बाय क्रम करके बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर। ठीक, राष्ट्रपति पर बात करने के बाद देखते हैं कि इसमें राष्ट्रपति में है क्या, कितने आर्टिकल हैं? तो 52 से 62 तक इसमें क्या है? आर्टिकल है। ठीक, अब इसमें बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो भैया, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये किसका? संसद का अंग भी होता है।
और यदि बात करी जाए तो ये संवैधानिक प्रमुख भी माना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। और सेना का सर्वोच्च कमांडर भी पूछा जाए, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, जल थल वायु की बात करता है। ठीक, तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसमें कोई संसद या विधायक नहीं होता है। ठीक, सबसे पहले अनुमति किससे? राष्ट्रपति ही पारित करेगा, उनके प्रति क्या कैसा क्या कानून बनाना, कैसा क्या है, और कहाँ पर कितनी फोर्स भेजनी है, कैसे किस प्रकार से कहाँ पर युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध जैसे होता है कहीं भी किसी भी देश से, तो वहाँ पर कैसे क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये राष्ट्रपति का कमांड होती है उनमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 52 की, यानी अनुच्छेद 52 की। थोड़ा सा अनुच्छेद की समरी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यू पर आते हैं। ठीक, तो बिना समय गंवाए 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा दिमाग आप फोकस करिएगा और पेन कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, तो नोट डाउन करिएगा कि अनुच्छेद कौन सा? 52। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है, यहीं पे समझ लीजिएगा अनुच्छेद 53 की बात क्या है इसमें, कि संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या कहा गया? संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। यानी इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ये इसका मतलब होता है। लेकिन ये आपको लैंग्वेज टफ थोड़ा लग रही होगी, लेकिन एसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप इतना याद रखिए कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद मतलब 52 कहता है। ठीक, अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? तो आर्टिकल, थोड़ा सा आर्टिकल को थोड़ा सा रोको, और जो ठीक है पहले आर्टिकल ही पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 54, पहले इसमें ही निर्वाचन से संबंधित बातें कर लेंगे। ठीक है, 54। ठीक, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करता है। ठीक, निर्वाचन मंडल की बात करता है ये। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होंगे, थोड़ा सा इन पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन हैं किस पर? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। ठीक, तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जैसे कि विधानसभा की बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों की बात करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गए निर्वाचित होने वाले, मतलब शामिल होने वाले सदस्य। और शामिल न होने वाले सदस्य पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो जो गैर शामिल होने वाले सदस्य हैं उनको नोट डाउन करिएगा कि एक तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ठीक है, क्योंकि निर्वाचित तो उसमें शामिल हो गए, मनोनीत सदस्य। ठीक, कितने सदस्य? तो 12। इतनी बात समझ में आई? अब यहीं पे ठीक, अब यहाँ पे तो विधानसभा भी होगा। विधानसभा का एक सदस्य होता था, कौन सा? आंग्ल इंडिया, तो वो इसमें शामिल नहीं होता था। हालांकि आंग्ल इंडिया वाला केस अब तो खत्म हो चुका है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तब बात करेंगे उसमें। ठीक, आंग्ल भारतीय सदस्य, ठीक है, ये भी शामिल नहीं होता, यानी जो भी आंग्ल भारतीय सदस्य इनमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और यह तो फिर कहे विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य,
ठीक, या फिर बोले कि भंग विधानसभा के सदस्य, भंग विधान सभा के सदस्य, ये सब क्या है, भाग इसमें नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, तो आर्टिकल 54 आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल कैसे कैसे हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 52 की। तो अनुच्छेद 52 कहता है, 55 की बात करते हैं, तो ये इसमें कहता है, वो क्या कहता है, निर्वाचन मंडल की बात करता है 54, और 55 कहता है निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, पासे प्रक्रिया पासे 55, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। ठीक, और जैसे वहाँ निर्वाचन आएगा, ठीक है, तो निर्वाचन में 54 होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। तो इसमें निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किनका, राष्ट्रपति का, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। और यदि पद्धति यहाँ पे पूछे तो एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के तहत। ठीक है, अब इतना समझ में आएगा। ये होता आपका अनुच्छेद 55। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, अनुच्छेद 56 की बात कर लेते हैं हम लोग। 6 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, पदावधि यानी बोले तो कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक, ऐसे करके याद रखना। हालांकि 56 में कितने साल का कार्यकाल है, तो 5 साल का, ऐसे याद कर लीजिएगा। 5 साल का कार्यकाल किस आर्टिकल में, तो 56 में। यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब बना था। नोट पॉइंट करके लिखिएगा आप इसमें कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब बना था, निर्वाचन अधिनियम, तो ये बना था आपका 1951 में। ठीक है, इसके बाद ही चुनाव हुए थे इनके। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आर्टिकल 1951 में ही बना था, तो उसको थोड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि मूल विधि में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जनप्रतिनिधि अधिनियम कब आया था। कौन, जनप्रतिनिधि अधिनियम। ठीक है, तो ये भी आया था 1951 में। एक बार पढ़िए, बेहतर से पढ़िए, दोबारा पढ़ना ना पड़े, नोट्स बनाइए बढ़िया बेहतर से, और जितनी भी शानदार तरीके से नोट्स बनाएंगे उतनी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ना है। अब आप यदि कोई बीच में जैसे वीडियो छोड़ करके जाता है, ठीक है, वीडियो छोड़कर जाना तो आसान है, लेकिन लास्ट में उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम कब बना था, तो आप लोग मुंह बहा देंगे। ठीक है, ऐ बोल देंगे, बस वही काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ये सब नहीं करना है, सोचना नहीं ना ही अपने मत्थे पर हाथ रख के सहलाना। ठीक, वो सब बेकार की बातें हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को समझिए, बेहतर से समझिए, और इसके बाद पढ़ना नहीं है, बस ख़त्म करिए इसको। ठीक, अब यह नहीं कि राष्ट्रपति में ढूंढते रहो कहाँ पर क्या है, अभी राष्ट्रपति का हम लोग क्रम वगैरह सब में चर्चाएं कर लेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति की पात्रता की बात करता है, राष्ट्रपति की पात्रता। अब ये पात्रता क्या बला है, तो इसको समझते हैं आसानी से। तुमने सुना होगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, क्या, पुनर्निर्वाचन। ठीक, ये वही शब्द है पात्रता में। ठीक है,
ऐसे करके कोष्टक में लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, यानी एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस आर्टिकल का मतलब है, समझिए बात को, कि एक व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है आपको, कितने साल का होता है, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हो गया किसमें, आर्टिकल 57 में। अब बात करते हैं कि हमारा अब आर्टिकल आएगा 58 क्या कहता है, उसको आसानी से समझिए कि राष्ट्रपति की अहर्ताएं यानी योग्यताएं की बात करता है। राष्ट्रपति की अहर्ताएं या क्या, योग्यताएं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें योग्यताएं क्या है, कि पहली बात तो क्या है, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा योग्यताएं, तो चलो आओ थोड़ा सा समझाते हैं तुम लोगों को कि योग्यताएं क्या भला होती है। ठीक है, योग्यताएं क्या है कि राष्ट्रपति की, एक तो भारत का पहला नागरिक होता है, वो बात तो सही है। ठीक है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली योग्यता आपकी हो जाएगी। और उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये भी होनी चाहिए। और जब ये चुनाव लड़ें तो इनके एक प्रस्तावक होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक अहर्ताओं में कितने कितने होने चाहिए, तो ये 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कुल टोटल कितने, 100। ये अनुमोदक क्या है, मतलब बोल सकते हो 100 सांसद होने चाहिए। ठीक है, 100 सांसद। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। तो अब बात क्या है, मतलब ये अनुमोदक क्या, पास करने के लिए जो भी इनकी अहर्ताएं होती है कि आप राष्ट्रपति बनेंगे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इनमें और क्या चाहिए, कि जो योग्यताओं में एक और बात होनी चाहिए कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसकी, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, किसमें, उस सदस्य में जो राष्ट्रपति बनने वाला है। ठीक है, और जो सबसे अहम मुद्दा है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो कि दिवालिया ना हो। ठीक है, ये भी योग्यता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, मतलब गवर्नमेंट सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी अहर्ताएं। ठीक है, अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाभ के पद क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा सा समझिए, लाभ के पद नहीं है उनको समझिए पहले। तो थोड़ा सा हो सकता है कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इनको समझिए कि जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक, और उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक, और इसके साथ केंद्रीय व राज्य के मंत्री हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लाभ के पद पे नहीं है, जो कि आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा पैसा तो यही कमाते हैं, समझ रहे हो ना। और वही बंदा लाभ के पद पर नहीं माना जाता है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, नौकरी में कहाँ, समझते हो आप लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक यहाँ पे एक पॉइंट होगा कि जमानत राशि, जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उसकी जमानत राशि कितनी होती है, तो उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी अहर्ताएं के अंतर्गत आता है। तो जमानत राशि जो होती है राष्ट्रपति की, राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपये होती है। यदि वह नहीं जीतता है कितनी सीटों पर, तो 1/6 सीटें नहीं प्राप्त करता है, तो ये उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक है, और यदि जीत लेता तो ये उसकी 15,000 राशि वापस कर दी जाती है, फिर भी यदि राष्ट्रपति नहीं बन पाता है तो।
ठीक। तो ये हो गई। अब बात करेंगे आर्टिकल 59, 60, 61 की, तो वो कल बात कर लेंगे। थोड़ा सा एमसीक्यू पर आते हैं, ठीक, क्योंकि भागना नहीं है, एक एक करके आर्टिकल को बहुत बेहतर ढंग से समझना है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम आज के अपने एमसीक्यू पर। तो चलिए आते हैं एमसीक्यू पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या, हम लोग डायरेक्ट जवाब की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, पहले क्या चलता था भैया, गवर्नर, थोड़ा सा बात समझना है यहाँ पे, गवर्नर या गवर्नर जनरल, ठीक है, यही चलता था, यही पद चलते थे। तो और हमारे देश पर राज कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन ही राज कर रहा था। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। आप इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी है जिसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए, राष्ट्रपति होता है भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष, ठीक है। कार्यपालिका का पहला ही पॉइंट हम लोग राष्ट्रपति पर रहे थे, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2015 में आया है और यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं, ऑप्शन नंबर बी कहता है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल राज्य सरकार का प्रधान, ऑप्शन नंबर डी कहता है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का प्रधान। तो जो ऑप्शन नंबर 4 का ए है वो इसका सही हो जाएगा कि राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। और यदि यहीं पे पीएम की बात कर लेता, प्रधानमंत्री की, तो किसका, केंद्र का प्रधान होता है, ठीक। इतनी बात समझना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो ये भी आपका राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ये होता है बेसिक पढ़ने से कैसे ऑप्शन तुरंत सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत का वास्तविक शासक, और ऑप्शन बी कहता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी कहता है राज्य सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता। तो बहुमत दल का नेता होता ही नहीं है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष ये भी नहीं होता है, भारत का वास्तविक शासन भी नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये देखिए CAPF में पूछा गया 2015 में, तो कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राष्ट्रपति होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए
आवश्यक योग्यताएं नहीं है इनमें से। तो आपको मैंने बताया कौन कौन सी योग्यताएं ज़रूरत है और कौन कौन सी योग्यताएं नहीं ज़रूरत है। तो जैसे कि योग्यताएं के बारे में बात करी तो हमने किस आर्टिकल में योग्यताएं, तो 58 की बात करता है, अनुच्छेद 58 की। ठीक, अब अनुच्छेद 58 में 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य को निर्धारित की सभी योग्यताएं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लेकिन योग्यता नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, तो वह संसद के किसी सदस्य सदन का सदस्य हो। ये आपका क्या होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का डी हो जाएगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो पूर्ण होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये आरआरबी 2005 एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, समझते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये अधिकतम आयु पूछ रहा है, ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, तो अधिकतम आयु इसकी कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है 65 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। इसकी कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति है ना, इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जिसकी न्यूनतम आयु होती है ना, न्यूनतम आयु, ठीक है, तो उसकी अधिकतम आयु नहीं होती है। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा, अधिकतम आयु नहीं होती है। इतनी बात समझ में आया। जैसे कि उपराष्ट्रपति होगा, उसकी न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष, लेकिन उसकी अधिकतम आयु कोई नहीं। ठीक, कितने भी वर्ष तक बनाया जा सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम, जैसे प्रधानमंत्री भी यही ट्रिक उसमें भी चलेगी, जिसकी न्यूनतम आयु होती है उसकी अधिकतम आयु नहीं होती है। ठीक, मतलब कितने से भी समय तक रह सकता है, कितनी बार बन सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा, 13 कहता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है भारत में। भारत की बात कर रहा है। ठीक है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो भारत की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, ऑप्शन नंबर बी है 3 बार, ऑप्शन नंबर सी है 4 बार, ऑप्शन नंबर डी है कोई सीमा नहीं। तो इसका मैंने अभी बताया था कि इसकी कोई सीमा निर्धारण नहीं है, कोई भी कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो ये आर्टिकल 54 की बात कर रहा है। 54 में क्या था, निर्वाचन मंडल। ठीक है, और निर्वाचन प्रक्रिया किस में थी, तो अनुच्छेद 55 में। ठीक, अब इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मनोनयन यानी मनोनीत द्वारा होता है कि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, आप लोग जाके वोट तो डालते नहीं है, पब्लिक डालती नहीं, तो मतलब ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, मनोनीत भी नहीं किया जाता क्योंकि वोटिंग होती है। तो कैसा चुनाव होता है इसका, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा कि इसमें है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन होगा वो 15 का ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो किसके द्वारा इनका जो चुनाव संबंधी विवाद है तो कौन सॉल्व करता है, उसकी बात ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो 16 में देखो जो निर्वाचन आयोग है ना, वो बीच में दखल नहीं देता है, समझ में आया। तो संसदीय समितियां भी नहीं देंगी और लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं देगा, तो कौन देगा, यानी 13 का एक ही ऑप्शन बचता है 13 का, और वो है 13 का डी।
13 का डी कह रहे हैं, 16 का कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक है, किसको, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है, इस पे जरा ध्यान देते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, यानी कितने सांसद होने चाहिए कम से कम। तो मैंने अभी आपको बताया कि 50-50 इसमें गेम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, मैं इसलिए अभी ऑप्शनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक बता चुका हूँ। बेसिक बताने का यही फायदा मिलता है कि कितनी जल्दी हम लोग क्या क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। अयोग्यता की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, योग्यता की बात नहीं। तो भारत का नागरिक होगा तो ये तो योग्यता है उसकी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, ये भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो तो ये भी है। ठीक है, मतलब ये भी इसकी योग्यता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, अयोग्यता। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डी में क्या कह रहा है, तो कोई लाभ के पद पर ग्रहण किए हुए हो। ये जो नहीं है, ये अयोग्य है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो होते हैं पूछने वाले। ठीक है, इन पे आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक है, आपको पहले ये बेसिक ही लिखना है, बाकी ऑप्शन में कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन नोट करने हैं, ये कभी नहीं करना है। जितना पढ़ा दिया गया उतना ही करना है, बस आगे का ही करना। ठीक है, अभी जो भी आर्टिकल बचे हैं उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, तो 19 का जो कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए, सिर्फ जो इसके ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं कि एक कहता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई साथ हम लोग डालते नहीं। ठीक है, अनुपातिक मत प्रणाली बोल रहा है, और इसमें कहला है कि एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, तो ये केवल सिर्फ अनुपातिक पद्धति बोल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन है आप उनके जवाब दिया करिए कमेंट बॉक्स में। तो क्लास यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि क्या है इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा। तो मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ में, एक नए वीडियो के साथ इसी समय। तो तब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद।